विज्ञान के लेसन 5 जुडिशरी न्यायपालिका को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे देश के शासन को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है और कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू किया जाता है। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमारे देश में कानून को लागू कराने के लिए बहुत सी न्याय व्यवस्था है और इन न्याय व्यवस्था में अदालतें हैं और इन अदालतों की शरण में जाकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी न्याय को पा सकता है। तो यही हमारी न्यायपालिका है। तो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर न्यायपालिका के कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है, एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आज हम कौन कौन से जो पॉइंट है डिस्कस करने जा रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है और नंबर 2 पे न्यायपालिका की संरचना किस तरह से होती है और नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। नंबर 4 पर हम जानेंगे कि जनहित याचिका किस तरह से दायर की जाती है और नंबर 5 पे कानून के बारे में जानेंगे कि कौन से कानून होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका के बारे में। जो न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, जैसा कि हमारे देश में बहुत सारी अदालतें हैं और अदालतें ही तय करती हैं कि जो राज्यों के बीच में बंटवारा है वह किस तरह से किया जाए या यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके लिए किस तरह से दंड दिया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे जो न्यायपालिका की भूमिका है इसमें वह विवादों का निपटारा करती है। जो विवादों का निपटारा करती है तो उसमें क्या है, वह व्यक्ति और राज्य के बीच में बंटवारा कर सकती है। राज्य और राज्य के बीच में बंटवारा कर सकती है कि राज्य और राज्य के बीच में यदि कोई विवाद है तो वह उसका भी बंटवारा कर सकती है। राज्य और केंद्र के बीच में भी वह बंटवारा कर सकती है। जैसे राज्य और केंद्र के बीच में कोई नदी के ऊपर विवाद है, जैसे कावेरी जल विवाद, तो वह यहाँ पर क्या कर सकती है, न्यायपालिका उस विवाद का निपटारा कर सकती है। या कोई व्यक्ति है, जैसे अभी यहाँ पर आएगा कि ओल्गा टेनिस बनाम मुंबई नगर निगम, तो यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति का नाम है ओल्गा टेनिस और वहां पर राज्य कौन सा, वहां पर क्या है, मुंबई के बारे में है। तो इस तरह से जो न्यायपालिका है वह विवादों का निपटारा करती है। अब यहाँ पर नंबर 2 पर हम देखेंगे कि न्यायपालिका का कार्य क्या है, भूमिका क्या है। यहाँ पर है न्यायिक समीक्षा करना, यह न्यायपालिका का कार्य है। यानी कि जैसे कि आपको पता है, इससे पहले की वीडियो मैंने बताया था कि संसद में कानून किस तरह से बनाए जाते हैं। तो जो संसद कानून बनाती है, यदि कोई व्यक्ति, जैसे कि वहां पर कानून बनाया गया है, यदि संविधान में जो कानून बनाया गया है और उसके आधारभूत ढांचे का उल्लंघन किया जाता है तो जो न्यायपालिका है वह क्या कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी, जैसे एक ट्रिपल तलाक का यहाँ पर एक बनाया गया कानून, तो इसमें क्या है, यदि इसको न्यायपालिका को लगता है कि संसद के द्वारा जो ट्रिपल तलाक का यहाँ पर कानून बनाया गया है वह गलत है या फिर संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वह क्या है, न्यायपालिका इसको रद्द कर सकती है। इसी तरह से नंबर 3 पर हम देखेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका में क्या कार्य है, कानून और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यहाँ पर जो हमारी न्यायपालिका है वह क्या है, उसको सजा दे सकती है। जैसे कि एक व्यक्ति था, पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति मजदूर था, वह खेतों में काम करता था। एक बार वह ट्रेन से जा रहा होता है तो ट्रेन से गिरकर उसके चोट लग जाती है दुर्घटना में, तो काफी घायल हो जाता है। तो वह राज्य के हॉस्पिटल में जाता है। जब वह वहां जाता है तो कई हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि वह उसे ट्रीटमेंट देने से मना कर देते हैं। तो यह क्या है, उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ। फिर वह अन्य हॉस्पिटल में जाता है, वहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर वह
इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, वहां पर उसकी सुनवाई की जाती है। तब सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और जीवन जीने के अधिकार के तहत ही स्वास्थ्य का अधिकार भी आता है। तभी वह पश्चिम बंगाल सरकार को कहती है कि आप अपने जो हॉस्पिटल है उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी सुचारू रूप से कीजिए और इस व्यक्ति का जितनी भी हानि हुई है वह उसकी भरपाई करें। तो इसमें क्या है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की क्या की गई है, रक्षा की गई है और ये खुद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि भारत में अदालतों की संरचना किस प्रकार से है। जो भारत में अदालतों की संरचना है वह एक पिरामिड की भांति है, जिसको मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जो अदालत है उनकी संरचना कुछ इस तरह से बनी हुई है। यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो वह जिला अदालतों में जाता है, यानी कि प्रत्येक जिले में एक अदालत बनी होती है। जैसे किसी को कोई परेशानी है या अपनी कंप्लेन वो करनी है, कोई घटना घटी है, तो सबसे पहले हम जिला अदालत में जा सकती हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप उच्च न्यायालय इस शरण में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में जाएंगे, यदि आप यहाँ से भी संतुष्ट नहीं हैं तो सबसे लास्ट में आपका बचता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सबसे पहले जिले में जिला अदालतें बनी होती है, उसके बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि जो सुधा गोयल होती है उसकी शादी सन 1980 में होती है। तो वह अपने सास और पति तथा जेठ के साथ में दिल्ली के एक फ्लैट में रहती है। वहां पर जो उसके सास ससुर होते हैं वह दहेज के बहुत ज्यादा लोभी होते हैं। वह सुधा गोयल को मार देते हैं। अब जब सुधा गोयल मर जाती हैं तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वह जिला अदालत में याचिका दायर करते हैं और वहां पर उनके केस की सुनवाई होती है। जब उनके केस की सुनवाई होती है तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वह वहां पर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से उन्होंने देखा कि जो सुधा गोयल है उसके घर से हमेशा मारपीट की आवाज आती रहती थी। दहेज के लिए उसकी सास उसे बहुत परेशान करती थी। वह मोटी रकम चाहती थी, कार चाहती थी, इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि उनकी सास ने, सुधा गोयल की सास ने उस पर मिट्टी तेल डालकर उसे जला दिया और वह मर गई। तो इन सब बातों को सुनने के बाद जो जिला अदालत है वह सुधा गोयल की सास, उसके पति व उसके जेठ को, तीनों को मौत की सजा सुना देती है। अब ये जो तीनों थे अपने बचने का उपाय ढूंढते हैं, तो यह सन 1983 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हैं। तो यहाँ पर जब उच्च न्यायालय में जाते हैं तो ये अपने झूठे गवाह कुछ पेश कर देते हैं, क्योंकि जब हम न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ पे सबूतों की ही जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो उच्च न्यायालय है इन तीनों को बरी कर देता है। इस पर जब तीनों बरी हो जाते हैं तो उसी टाइम पर सन 1980 में इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन्स लॉयर्स नामक एक संगठन बना हुआ था। इस संगठन में उस समय पर जो दहेज की लोभी होते थे, यानी कि दहेज के जो लोभी लोग होते थे, उनके खिलाफ ये संगठन चल रहा था। महिलाओं के अत्याचार पर यह संगठन कार्य कर रहा था। जब यह सुनते हैं कि उच्च न्यायालय ने उन तीनों को बरी कर दिया है, तो जो इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन्स लॉयर्स था, इन्होंने क्या है, याचिका दायर की सर्वोच्च न्यायालय में। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में जब याचिका दायर होती है तो यहाँ पर जो सुधा गोयल होती है, उसकी सास होती है तथा उसके पति होते हैं, उन तीनों को सजा दी जाती है। जो उसका जेठ होता है उसे बरी कर दिया जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम जिला अदालत में जाएंगे। अगर हम यहाँ से सेटिस्फाई नहीं है तो हम यहाँ पर उच्च न्यायालय में जाएंगे और उच्च न्यायालय के बाद हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय का
जो यह सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो भी फैसला सुनाती है वह सर को मानना पड़ता है। उसके बाद आप नीचे की ओर नहीं जा सकते, निचली अदालत में नहीं जा सकते हैं। निचली अदालत से आप ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। और इसी तरह से जो उच्च न्यायालय है हमारे जो भारत में है, उसमें टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं। और जो हमारा उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है वह नैनीताल में स्थित है। आप रोज देखते होंगे, न्यूज में दिखाते ही हैं, हाई कोर्ट नैनीताल। और इसी तरह से अब मैं उच्च न्यायालय के बारे में आपको बताऊं तो कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी राज्य के 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी होता है, और कहीं कहीं पे देखा जाए तो 4 राज्यों के भी एक उच्च न्यायालय होता है। जैसा कि पंजाब और हरियाणा, इन दोनों का एक उच्च न्यायालय है चंडीगढ़। इसी तरह से असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है, वह गुवाहाटी में है। तो इस तरह से आपको जो भारत में अदालत है इनकी संरचना के बारे में जो मैंने बताया है आपको अच्छे से आया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वह किस तरह की होती है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वह बिल्कुल स्वतंत्र होती है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वह शक्तियों का बंटवारा करती है, और यह सरकार के अधीन बिल्कुल नहीं होती है, यह बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। और यहाँ पर जो विधायिका और कार्यपालिका है वह न्यायपालिका के कार्य में बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकती है। और इसी तरह से जो न्यायाधीश हैं उनको यदि एक बार नियुक्त कर दिया जाता है तो उनके पद से कोई भी उन्हें हटा नहीं सकता है, उन्हें विशेष परिस्थितियों में ही हटा सकते हैं। तो यही हमारे स्वतंत्र न्याय। आइए अब हम यहाँ पर जनहित याचिका के बारे में जानते हैं कि जो जनहित याचिका है वह क्या होती है। जनहित याचिका के दौरान समाज में कुछ कमजोर व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए वह किसी दूसरा जो व्यक्ति होता है वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनकी तरफ से याचिका दायर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में बहुत गरीब व्यक्ति भी रहते हैं, तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो वह क्या करते हैं, उनकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। और जो जनहित याचिका है इसे PIL भी कहते हैं। PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लॉ, यानी कि इसमें क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लेके, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि दूसरा व्यक्ति जाके इसमें क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि जो हमारी जनहित याचिका है यह सन 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने की व्यवस्था को प्रारंभ किया था। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें जो मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है वह भी जनहित याचिका के फलस्वरूप ही की जाती है। और इसी तरह से जो हमारा आर्टिकल 21 है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, तो उसमें भी क्या कहा गया है कि भोजन का अधिकार है वह किसके स्वरूप आता है, जनहित याचिका के दौरान ही आता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन करने का अधिकार है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार में स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार, तो इसी तरह से जो हमारा जीवन जीने का अधिकार है वह कहता है कि भोजन का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। इसी तरह से गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था की गई। यही हमारी जनहित याचिका पर जो कानून हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि फौजदारी कानून के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं, और जो दीवानी कानून है उसके अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फौजदारी कानून है वह अपराध से रिलेटेड है, जैसे चोरी करना, डकैती करना, दहेज के लिए तंग करना आदि। और उसी तरह से जो हमारा दीवानी कानून है उसमें क्या है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या फिर जमीन की बिक्री, खरीदारी, तलाक आदि से संबंधित है। इसी तरह से हम जानते हैं कि जो हमारा फौजदारी कानून है उसमें आता है कि इसमें सबसे पहले FIR दर्ज कराई जाती है,
यानी कि कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, वहाँ पर FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। वहाँ पर जाकर हम सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, उसके बाद पुलिस जांच करेगी और जांच करने के बाद वह केस फाइल बनाएगी। ये हमारे फौजदारी कानून में आता है। और जो दीवानी कानून है उसमें क्या है, प्रभावित जो पक्ष हैं की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है, जैसे कि कोई किराए से संबंधित है तो मकान मालिक किराएदार पर एक मुकदमा दायर कर सकता है। यानी कि इसमें क्या हुआ, हमने क्या पहले रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जो हमारा दीवानी कानून है इसमें क्या है, जो प्रभावित पक्ष है उसमें न्यायालय में जाकर एक याचिका दायर करनी होती है। तो ये क्या है, यहाँ पर दीवानी कानून है। इसी तरह से जो हमारा फौजदारी कानून है इसमें क्या है, सजा या जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि किसी व्यक्ति को ने कुछ गलत किया है तो उसे सजा दी जा सकती है, जेल में डाला जा सकता है, उससे जुर्माना वसूला जा सकता है। लेकिन जो हमारा दीवानी कानून है इसमें क्या है, अदालत की ओर से राहत मिल सकती है। यानी कि व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर उसे राहत मिल सकती है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे मकान मालिक और किराएदार का केस होता है, उन दोनों में आपस में झगड़ा होता है तो वह अदालत में जाते हैं, तो वहां पर अदालत यह कह सकती है किराएदार को कि वह मकान को खाली करे और जो बचा हुआ धनराशि है वह उसे मकान मालिक को दे। तो ये हमारा फौजदारी तथा दीवानी कानून है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर फौजदारी कानून के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आए और यहाँ पर दीवानी कानून। इसी तरह से जो हमारा ये न्यायपालिका टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसमें मैंने आज आपको ये पॉइंट डिस्कस करे हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।